स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव सीएलसी के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 27वां लेक्चर स्टार्ट होगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने 15 लेक्चर कंप्लीट किए थे और आज 12वां लेक्चर जो होगा वो इसका होगा। इस तरीके से टोटल 27 लेक्चर, और आज हम समराइज करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एंड पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए। उससे पहले हम कुछ बातें हार्मोनल एक्शंस की कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में डायरेक्ट हार्मोनल रोल नहीं दे रखा है, दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करके दे रखा है, तो प्लीज उसको हम यहाँ पर समराइज करते हैं। कोशिश करेंगे उनका संक्षिप्त रूप जानने की कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन का हमारे पाचन शक्ति पर किस तरीके का रोल है। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझे। एक साइड में मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक साइड में मैंने हार्मोन लिखे हैं, गैस्ट्रिन है, एंटेरोकाइनेज है, सीसीके है, एंटेरोगैस्ट्रोन है, सॉरी, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है, सोमेटोस्टेटिन है, ड्यूओक्राइनिन है, विलाइक काइनिन है एंड सिक्रेटिन। सबसे फर्स्ट नॉन हार्मोन जो है वो है सिक्रेटिन। सबसे पहला ज्ञात हार्मोन जो है वो क्या है? सिक्रेटिन। तो सबसे पहले ज्ञात हार्मोन से बात कर लेते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन जो है, ये सिक्रेटिन हार्मोन, इसका सोर्स या स्रोत क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पार्ट से, मीन्स ये हमारे इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है? ग्रहणी वाला भाग, वो इसका स्रोत है। कौन से टारगेट ऑर्गन पर, किस पे काम करेगा ये? पैनक्रियाज और लीवर पर। इसका मतलब ये अग्नाशय और दूसरी साइड में किस पर? यकृत या जिगर पर काम कर रहा है। क्या काम करेगा वो एक्शन देख रहे हैं हम, इनका कार्य क्या है एक्शन की फॉर्म में। पैनक्रिएटिक जूस जो है, अग्नाशी रस है, उसमें बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा और पीत रस को स्रावित करवाने का काम करेगा। तो आपसे पूछा जाए सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है? सिक्रेटिन का फंक्शन है पैनक्रियाज और लीवर पर काम करेगा। इसके अलावा ये स्टमक पर भी काम करता है, तो वहां का गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करने का काम भी करेगा। क्योंकि जो भोजन ग्रहणी भाग में जा चुका है, तो उस ग्रहणी भाग में ड्यूडेनम पार्ट से सिक्रेटिन रिलीज हुआ, वो पैनक्रियाज, लीवर और स्टमक पर भी काम करता है। तो इसका स्मॉल रोल जो है वो स्टमक के ऊपर भी है। यहां पर बाइकार्बोनेट को बढ़ाएगा, बाइल को बढ़ाएगा, और स्टमक के सिक्रेशन को, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, उसको क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। फूड मटेरियल ड्यूडेनम में जा चुका है इसलिए। दूसरा पार्ट यहां पर दे रखा है विलाइकाइनिन। विलाइकाइनिन, देखिए बेटा, ये विलाइकाइनिन क्या करेगा? विलाइकाइनिन, इसका सोर्स क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये छोटी आंत में विलाइकाइनिन कर क्या रहा है? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पे काम करेगा। विलाई की मूवमेंट मैंने आपको बताया था, फिंगर लाइक इस तरीके के परवर्ध है जिन्हें क्या बोलते हैं? विलाई। और इन्हीं के ऊपर क्या लगे हुए हैं? माइक्रोविलाई। तो ब्रश बॉर्डर जो अपीयरेंस देता है, तो इस विलाई की मूवमेंट होगी, तो उस मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूओक्राइनिन।
ड्यूओक्राइनिन नेम इंडिकेट कर रहा है, इसका सोर्स भी और टारगेट ऑर्गन ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम पार्ट के अंदर सब म्यूकोसा जो पार्ट है, उस ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा में स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। उन ब्रूनर्स ग्लैंड को ये ड्यूओक्राइनिन जो है ये ड्यूडेनम पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो इसके कौन से पार्ट में होती हैं? सब म्यूकोसा भाग में होती है। क्या काम करेगा? इस ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करके म्यूकस और एंजाइमेटिक सिक्रेशन कर इनहेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट सोमेटोस्टेटिन, ये ध्यान से समझे बेटा। सोमेटोस्टेटिन के सोमेटोस्टेटिन जो है इसके दो सोर्स हैं, हाइपोथैलेमस भी है, और यहां पर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा सेल भी। डेल्टा सेल कहां पर प्रेजेंट है? पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है, जिन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये जो डेल्टा सेल है ये इसी के पड़ोसी सेल हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। इसका मतलब इसका नेचर जो है पैराक्राइन है। पैराक्राइन का मतलब ऐसा हार्मोन जो अपने ही पड़ोसी सेल पे काम कर रहा है। तो इसकी पड़ोसी सेल अल्फा और बीटा सेल, उसके संदवन में क्यों अल्फा सेल क्या करेगा? ग्लूकागोन, सॉरी, बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन। इस ग्लूकागोन और इंसुलिन के सॉरी ग्लूकागोन एंड इंसुलिन जो है उनको इनहिबिट करने का काम करेगा, और जीआई ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट पर भी काम करता है, वहां से एब्जॉर्प्शन जो है फूड मटेरियल का अवशोषण जो होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, मीन्स उनको कम करने का काम करेगा। तो सोमेटोस्टेटिन पैराक्राइन नेचर का हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से रिलीज होगा। सोमेटोस्टेटिन अल्फा और बीटा सेल का सिक्रेशन ग्लूकागोन इंसुलिन है उनको कम करेगा, और जीआई ट्रैक्ट से अवशोषण को कम करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। इसी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पीपी सेल भी होती है। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, पीपी सेल है। पीपी सेल क्या करेगी? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, और जो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होगा वो पैनक्रियाज पर काम करके अग्नासी रस, पैनक्रिएटिक जूस को इनहिबिट करने का काम करेगा, अग्नासी रस का संदमन करने का काम करेगा। नेक्स्ट है सीसीके और सीसीके पीजेड। देखिए बेटा इसका नाम भी क्या है, सीसीके। सीसीके स्टैंड फॉर कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। और सीसीके पीजेड दोनों नेम एक ही है, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। ये नेम इंडिकेट कर रहा है कोले, कोले का मतलब होता है गोल ब्लैडर से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड, और ये जो वर्ड है ये लीवर को भी इंडिकेट कर रहा है और पैनक्रियाज को भी। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट से ये रिलीज होता है। टारगेट ऑर्गन इसका गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों है। कोलेसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर पे क्या काम करेगा? कॉन्ट्रैक्शन
इन गोल ब्लेडर, संकुचन करवाएगा। और आपको पता है गोल ब्लेडर क्या है? पीताशय। इस पीताशय के अंदर क्या भरा हुआ है? पीतरस। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कराएगा पीतरस, तो पीतरस के सीक्रेशन के लिए पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है एंटेरोगैस्ट्रोन। देखिए बेटा क्या है एंटेरोगैस्ट्रोन। एंटेरोगैस्ट्रोन का दूसरा नाम GIPB है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ध्यान से समझें, ये जो एंटेरोगैस्ट्रोन वाला पार्ट है गैस्ट्रिक को इनहिबिशन करेगा। इसका मतलब ये रिलीज कहां से हो रहा है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है? ये ग्रैनी वाला भाग। फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिशन। इसका मतलब कौन से भाग पे काम करेगा? रिलीज कहां से हुआ? ग्रैनी से, स्मॉल इंटेस्टाइन। काम कहां करेगा? आमाशय में। और आमाशय में जठर रस को संदमित करने का काम करेगा तथा आमाशय की जो मूवमेंट है, मोटिलिटी है, उसको क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा, धीरे करने का काम। गैस्ट्रिन याद होगा आपको, जी सेल होती है स्टमक के अंदर, वो इसको रिलीज करवाती है। स्टमक में टारगेट साइट भी क्या है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर जठर रस। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर HCl है, पेप्सिनोजन है, उनको सीक्रेट करवाने का काम करेगी। तो बेटा डिफरेंट टाइप के मैंने अभी आपसे हार्मोन की बात की है। सेक्रेटिन है, विलाइकाइनिन है, ड्यूओक्राइनिन है, सोमेटोस्टेटिन है, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है, इसके अलावा एंटेरोगैस्ट्रोन है, गैस्ट्रिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रिएटिक जाइमोजन है। ये सभी जो मैंने अभी आपसे बात की है 7 से 8 हार्मोन, ये आपको पता होना चाहिए। ये डाइजेशन के अंदर हार्मोनल रोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके। अभी मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करूं। विकार, पाचन से संबंधित विकार। देखिए कौन कौन से। जॉन्डिस या पीलिया की बात हम यहां करेंगे। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बात करेंगे। डायरिया, दस्त की बात करेंगे। वॉमिटिंग, वमन या उल्टी, इसकी बात करेंगे। इनडाइजेशन या अपच की बात करेंगे। और एक मोस्ट कॉमन
सिम्टम्स है जो सभी में देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ GI tract due to bacterial infection, due to viral infection, due to tapeworm infection, due to roundworms infection, etc. फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज, क्वाशियोरकोर, and another one is marasmus. क्वाशियोरकोर 1 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर, मैरसमस मोर देन 1 to 5 नहीं, लेस देन 1 ईयर। देखिए बेटा ध्यान से समझे इन पॉइंट, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उन सभी की बातें करूंगा। पहली बात कर रहे हैं हम मोस्ट कॉमन, जो लगभग सभी में देखने को मिलता है। किसी भी एलिमेंट्री कैनाल को यदि आप देखते हैं तो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, सूजन दिखाई देगी। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वर्म का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन है। जैसे आपने सुना होगा छोटे बच्चों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, बोलते हैं ना। तो इस तरीके का यदि इन्फेक्शन यदि बॉडी के अंदर है, वो तो लगभग सभी में देखने को मिलेगा और ये कॉमन है। कुछ डिफरेंट डिसऑर्डर की बात करें, जैसे कि जॉन्डिस है, पीलिया, हमारी बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट्स हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं हम, पीतवर्णक। और जितने भी ये पीतवर्णक हैं, उन पीतवर्णक में बिलीरुबिन और बिलवर्डिन है। बिलीरुबिन और बिलवर्डिन है। ये कैसा कलर का, येलो। ये कैसा कलर का, हमारी बॉडी में यदि बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन या बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन राइज हो जाए तो ऐसे केस में येलोविश मटेरियल डिपॉजिट होता चला जाता है। आईज, नेल एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में येलोविश कलर डेवलप हो जाता है। उसी को क्या बोल रहे हैं, पीली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है AIPMT में, जॉन्डिस डिसऑर्डर रिलेटेड विद, मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि जॉन्डिस का डिसऑर्डर जो है या पीलिया जो डिसऑर्डर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। इसका मीनिंग क्या है, हमारी बॉडी में जरा ये देखें, मैं 3 तरीके की बातें करूं तो 3 एक्टिविटी एक है। एक एक्टिविटी डेली हमने खाना खाया और डेली फीकल मैटर को डिस्चार्ज किया। डेली खाना और डेली जाना एक नॉर्मल प्रोसेस है, और डेली खाना और कभी कभार जाना वो कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस, और डेली खाना और बार बार जाना वो डायरिया प्रोसेस। ये क्या है,
कभी कभार, और ये क्या है, बार बार। तो हमारी बॉडी में डेली खाना खाया और डेली उसको फीकल मैटर की फॉर्म में डिस्चार्ज किया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। डेली खाना खाकर कभी कभार डिस्चार्ज किया जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है, और बार बार डिस्चार्ज किया जा रहा है। एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है जिन्हें बोलते हैं बाउल मूवमेंट। एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट्स है, तो बाउल मूवमेंट बार बार आ रही है, इसका मतलब यहां पर बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, इंक्रीज। और बाउल मूवमेंट कभी कभार आ रही है तो इसका मतलब इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट हो गई। दो चीजें ध्यान से समझें। एक पॉइंट, कभी कभार बाउल मूवमेंट इर्रेगुलर हुई है, और बार बार इसका मतलब बाउल मूवमेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, राइज हो। अब जरा ये सोच के देखें कि यदि बाउल मूवमेंट फास्ट हो गई है और बाउल मूवमेंट स्लो हो गई है, स्लो हो गई है तो इर्रेगुलर, फास्ट हो गई है तो बार बार। स्लो हो गई है और बार बार यदि हुई है तो इस एक्टिविटी में डिफरेंस क्या हुआ। मैंने ये कहा यहां से फूड मटेरियल जाना था, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए क्रॉस होना था। यदि बाउल मूवमेंट फास्ट हुई है तो क्या फूड का एब्जॉर्प्शन और फूड का एब्जॉर्प्शन और फूड का डाइजेशन क्या सही ढंग से पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में यदि फ्रीक्वेंसी बार बार हो रही है तो ऐसे में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड मटेरियल बॉडी में गया है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? किसकी बात हो रही है यहां पर? यदि मैं डायरिया की बात करूं तो डायरिया में बाउल मूवमेंट फास्ट होने से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, तो आप बताओ कि वाटर कंटेंट उनमें से एब्जॉर्ब कम होगा, ज्यादा होगा? कम। और जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होगा तो फीकल मैटर के अंदर पानी क्या होगा, ज्यादा। फीकल मैटर के अंदर पानी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज्यादा है, और फीकल मैटर लिक्विड फॉर्म में है, मूवमेंट फास्ट थी तो बॉडी से हमें उसे बार बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं दस्त लगना। खाना खाया, डिस्चार्ज कर दी, खाना खाया, डिस्चार्ज कर दी, तो बार बार डिस्चार्ज करना फीकल मैटर को, वही क्या है, डायरिया कंडीशन। इसका सबसे बड़ा लॉस ये है, बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, बॉडी से सही ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, बॉडी में सही ढंग से डाइजेशन नहीं हुआ है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो इससे बॉडी लिथार्जिक हो जाती है, मीन्स आलस आ जाता है, शरीर टूट सा जाता है। अब इसकी बात करें कभी कभार, बाउल मूवमेंट स्लो हो गई है, इर्रेगुलर हो गई है, तो ऐसे में फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड था फीकल मैटर की फॉर्म में, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के रेक्टम और कोलम रीजन में लंबे समय तक रुका रहेगा। लंबे समय तक रुका रहेगा तो हमारी बॉडी का लार्ज इंटेस्टाइन में, मैंने बताया था, वाटर एब्जॉर्ब होगा। अब जो वाटर एब्जॉर्ब हो गया, लंबे समय तक रुकने से वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है, तो उस केस में बेटा क्या हुआ, फीकल मैटर सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। अब जब भी ये फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा तो हमारे इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेगा, एनल जो वेन्स वहां पर प्रेजेंट है उनको डैमेज करेगा, तो जब फीकल मैटर डिस्चार्ज होगा तब ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, जिन्हें पाइल्स होने का ज्यादा खतरा होता है, बवासीर जिसको बोलते हैं। तो तीन बातें याद रखें,
डेली खाना और डेली जाना एक नॉर्मल प्रोसेस है। डेली खाना और कभी कभार जाना, बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो गई है, कॉन्स्टिपेशन है। डेली खाना और बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? डायरिया कंडीशन। कॉन्स्टिपेशन में इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस थे, पाइल्स होने के चांस थे। यहां पर डायरिया में बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो यहां पर बॉडी लिथार्जिक किया, शरीर टूट सा जाता है। नेक्स्ट बात करें वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स वमन या उल्टी। इस वोमिटिंग का सेंटर जो होता है वो मेडुला में होता है। ब्रेन के हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला, वहां पर इसका सेंटर होता है। और इसकी फीलिंग को बोलते हैं नोजिया फीलिंग। वोमिटिंग आने से पहले इस तरीके से होता है ना, वो नोजिया फीलिंग। इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन, जब आप बस कार वगैरह इसमें सफर कर रहे हैं तो वोमिटिंग आ सकती है। जब आप सिंपल प्लेन धरातल से माउंटेन पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ हाइपोक्सिया कंडीशन आती है। तो हाइपोक्सिया में हेडेक होना और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तब वोमिटिंग आ सकती है। प्रेग्नेंट वोमेन में जो शुरुआती मंथ होते हैं 3 से 4 महीने, तो वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ऐसे केस में वोमिटिंग आने के चांस होते हैं। रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार हम ठूस ठूस कर भर लेते हैं तो भी वोमिटिंग आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केस वोमिटिंग है क्या? जब हमारी बॉडी का मेडुला सेंटर जो है, जिसके अंदर मेडुला के अंदर वोमिटिंग सेंटर है, वो एक्टिवेट होता है, तब हमें वोमिटिंग आती है। क्या वोमिटिंग? हमने खाना खाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टमक से आगे जाना था। अब जरा ये सोच के देखिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये वापस का है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। स्टमक से आगे का फूड मटेरियल नहीं, स्टमक से पहले का। तो स्टमक का जो अंदर जो फूड मटेरियल था, जो 4 से 5 आवर स्टे करना था, ये किसी भी कारणवश माउथ के थ्रू वापस आ जाए। प्रेशर ज्यादा है तो माउथ और नोज दोनों के थ्रू वापस आ जाए, इसी को बोलते हैं वोमिट। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनका मतलब इनकम्प्लीट, डाइजेशन का मतलब पाचन। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? अपूर्ण पाचन। देखिए बेटा, इसको भी ध्यान से समझे। क्या इस केस में क्या होगा? मैं एक सिनेरियो डिस्कस करता हूं, एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम जब भी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं या शादी वगैरह में जाते हैं तो उससे पहले तैयारियां कर लेते हैं। तैयारियां क्या करते हैं कि आज तो शादी में जाना है, तो अभी ज्यादा मत खाओ, वहां पर जाकर खाएंगे, फ्री का मिल रहा है ना। और आपको पता है जेब और पेट कभी भरता नहीं है, आज खाया कल खाली करना पड़ेगा। लेकिन मन जो है वो मानता नहीं है, और हम क्या करते हैं, किसी शादी पार्टी में गए तो वहां का सबसे पहले डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल हमने अंदर करने की सोची। तो क्या कहना चाह रहा हूं? डिफरेंट टाइप फूड मटेरियल
और ये जो डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल है ये अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पाइसी फूड है, अलग अलग प्रकार का भोजन आपने ले लिया, कभी चाउमीन खा रहे हैं वहां पर, कभी राइस खा रहे हैं वहां पर, कभी गुलाब जामुन खा रहे हैं वहां पर, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं वहां पर, कभी कॉफी, और चलते वक्त भी मन नहीं भरता है तो लास्ट में कुछ ना कुछ चीज लेकर गाड़ी में बैठ के चल देते। डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल, स्पाइसी फूड मटेरियल जो आपने इंटेक किया है, तो हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसकी सफिशिएंट अमाउंट नहीं रिलीज कर पाती, पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं हो पाते, कम मात्रा में रिलीज होते। तो ऐसे में क्या भोजन का पाचन हो पाएगा? जिस टाइम शादी में जा रहे थे, जिस टाइम पे हम फंक्शन में गए हैं, उस टाइम तो हमें फील नहीं हुआ, लेकिन इसका फील दूसरे दिन होता। कैसे? दूसरे दिन जब आप कहीं क्लास लेने के लिए जाओगे, स्कूल या कोचिंग में जा रहे हो, तब घर पे मम्मा ने कहा कि बेटा रोटी खा के चले जाओ, नाश्ता करके चले जाओ। उस टाइम आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं खाना है मेरे को। क्यों नहीं खाना? कल का जो मटेरियल है ना वो भरा हुआ है अभी। इट मीन्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, सॉरी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा होना, और लंबे समय तक यदि ये फूड मटेरियल यदि रह जाता है स्टमक में, तो ऐसे में सॉरी फूड पॉइजनिंग होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग चांस होंगे तो ये फूड मटेरियल वापस वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाए। तो आपने देखा जॉन्डिस, पीलिया, यहाँ पर बाइल पिगमेंट्स ज्यादा हो गई, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पर फूड मटेरियल जो था वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कोलोन और रेक्टम में लंबे समय तक रुका रह गया। यहाँ पर बाउल मूवमेंट फास्ट होने की वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, लिक्विफाई मटेरियल बार बार डिस्चार्ज हो रहा है। वॉमिटिंग, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इसका सेंटर लोकेटेड होता है मेडुला के अंदर। और इनडाइजेशन में डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल, स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन, या डाइजेस्टिव जूस की पर्याप्त मात्रा में रिलीज ना होना, या फीलिंग ऑफ फुलनेस, इस तरीके के जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो क्या है? इनडाइजेशन। अब बात कर रहे हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देखिए बेटा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? मैरस्मस की बात करें, या क्वाशियोरकोर की बात करें, ये 1 से 5 साल तक के बच्चे में होगा, ये लेस देन 1 ईयर के बच्चे में होगा। क्या केस है ये? दोनों के केस में प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है। इसका मतलब दोनों के केस में प्रोटीन जो है, प्रोटीन की क्या हुई है? कमी हुई। और प्रोटीन की कमी है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है। बॉडी में एंजाइम भी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं,
बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीनियस मटेरियल है, वो भी प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो यदि वो नहीं हो पाएंगे तो बॉडी के अंदर ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगी। दोनों का यदि देखा जाए तो मेन डिफरेंस ये 1 साल से कम बच्चे का 1 से 5 साल का है। इस केस में प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों हुई, इस केस में क्यों हुई, ये देखो। 1 साल से कम का बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, उसकी डाइट सोर्स जो होती है वो हमने डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग डाइट सोर्स कर दी। अब आप बताओ, 1 साल से कम का बच्चा है तो मैं कह सकता हूं लगभग 6 से 7 महीने तक तो वो 100% किस पे डिपेंडेंट रहेगा, मदर के मिल्क के ऊपर। और मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड है, और यदि मदर के अंदर मिल्क बन ही नहीं पा रहा है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी फूड सोर्स उसको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस फूड सोर्स के बारे में या उसके बैलेंस डाइट के बारे में हमें नहीं पता है। हमने तो खाना खिला दिया, बच्चे का छोटा पेट है वो भर गया तुरंत। आपने कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में डाइट तो दे दी, लेकिन उसकी बॉडी में प्रोटीन के सफिशिएंट अमाउंट ना पहुंचने की वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मैरस्मस हो गया। और कई बार ऐसा केस होता है, ऐसे में प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टेज 1, 2, 3 माल न्यूट्रिटेड बच्चा हो जाता है, जिसमें कंटिन्यूअसली डायरिया कंडीशन आ जाती है, दस्त लगना शुरू हो जाता है लंबे समय तक, और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। 1 से 5 साल, अब ऑब्वियसली मदर का मिल्क भी बनना बंद हो गया। यहां पर तो मान लो मिल्क बना ही नहीं था, तब हमने डाइट सोर्स को यूज लिया। यहां पर मदर का मिल्क बनना बंद हो गया, अब हमें डाइट सोर्स नहीं पता है कि 10 महीने के बच्चे को क्या, 12 महीने के बच्चे को क्या, 1.5 साल के बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए। और हमने बाहर से हाई कैलोरीफिक वैल्यू दे दी, लेकिन उसके अंदर भी प्रोटीन नहीं। तो ऐसे में वो बच्चा क्वाशियोरकर से सफर करेगा। ऐसे बच्चे के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसे ओइडेमा कहा जाता है। ये बच्चा मैरस्मस मरा हुआ सा होगा, हाथ पैर सूखे हुए होंगे। क्वाशियोरकर में इस बच्चे के अंदर स्वेलिंग दिखाई देगी, लेकिन अंदर से कमजोर होगा। जिस स्वेलिंग को क्या बोल रहे हैं, ओइडेमा कंडीशन हम बोल रहे हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड 2 डिसऑर्डर मैंने यहां डिस्कस किए हैं, एक मैरस्मस और दूसरा क्वाशियोरकर। मैरस्मस 1 साल 1 ईयर से कम के बच्चे को पॉसिबल होगा, और 1 साल से 5 साल के बच्चे को क्वाशियोरकर होगा। क्लियर है यहां तक? अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, कौन कौन से पॉइंट मैंने डिस्कस किए, यदि मैं उनको संक्षिप्त रूप में बताऊं तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, प्लस एलिमेंट्री कैनाल में एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इनकी बातें की, टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भागों में, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा हार्मोनल एक्शन डाइजेशन के ऊपर, ये बातें की। इसके अलावा
disorders. Introduction, alimentary canal or glands, teeth and dental formula, digestion, absorption, हार्मोनल एक्शन और डिसऑर्डर, ये सभी बातें की। तो बेटा इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट यदि छूटा हुआ हो तो मुझे बताना। एनसीईआरटी में एक एक पार्ट आप रीडिंग लगाएं, एक एक चीज़ें समझने की कोशिश करें। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो हार्मोनल एक्शन से रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें बार बार। जो क्वेश्चन नहीं बनते हो तो आप पूछें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके बने। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग is protein deficiency disease? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, contraction of gallbladder is caused by देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में ऑप्शन क्या दे रखे हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, सिरोसिस, क्वाशियोरकर, जॉन्डिस। और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखें, सिक्रेटिन, एंटेरोगैस्ट्रोन, सीसीके, गैस्ट। देखो ये तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो पूछा ही नहीं। सिरोसिस, अल्कोहल के कंजम्पशन करने से लीवर डैमेज होता है, ये भी नहीं पूछा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाइल पिगमेंट्स या पीत वर्णक के बढ़ने से ये जॉन्डिस होता है, ये भी नहीं पूछा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर पर कौन एक्शन करेगा? सीसीके, सिक्रेटिन, ये और ये है नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? सीसीके। सीसीके का रोल क्या है? गॉल ब्लेडर के अंदर पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा तो गॉल ब्लेडर में कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे बाइल जूस रिलीज। नेक्स्ट देखिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। The hormone that stimulate stimulates the
stomach to secrete gastric juice. Next question. CCK and duocrinin are secreted by, ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा, सॉरी, स्टमक, ईसोफेगस, इलियम, ड्यूडिनम। नेम इंडिकेट कर रहा है ड्यूक्राइन, कहाँ से होगा? ड्यूडिनम से। हार्मोन दैट स्टिमुलेट सॉरी गैस्ट्रिक जूस, इसके ऑप्शन में दे रखे हैं एंटेरोकाइनेज, एंटेरोगैस्ट्रोन, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक जूस जठर रस को स्रावित कौन करवाएगा? गैस्ट्रिन। करेक्ट आंसर इज Next question. Which of the following is the function of, which of the following is the function of enterogastrone? देखिए बेटा, अलग अलग फंक्शन क्या क्या है। इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, किसका फंक्शन पूछा है? एंटेरोगैस्ट्रोन। आपको पता है एंटेरोगैस्ट्रोन का नाम क्या है? जीआईपी। और ऑप्शन में क्या दिया? इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जठर रस के श्रावण को क्या करना? लिख सकते हैं जठर रस के श्रावण को कम करना। दूसरा ऑप्शन बना सकता है वो, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, मीन्स अग्नाशी रस के श्रावण को कम करना। तीसरा ऑप्शन, इट रेगुलेट द बाइल ऑफ, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ बाइल, मीन्स पीत के प्रवाह को नियंत्रित करना।
और नेक्स्ट ऑप्शन बना सकता है वो इट स्टिमुलेट द secretion of gastric juice जठर रस के स्राव को उद्दीपन देना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एंटेरोगैस्ट्रोन। बेटा मैंने आपको बताया था एंटेरोगैस्ट्रोन का दूसरा नाम क्या है, जीआईपी। कहां से रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम पार्ट से। नेम ही इंडिकेट कर रहा है, जीआईपी मीन्स गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है तो गैस्ट्रिक को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। अग्नाशी रस गलत हो गया, बाइल गलत हो गया, स्टिमुलेट ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाएं, और फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें भेजें, हम उसको सॉल्व करेंगे। मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन सभी को कवर करने की, और भी फिर भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है जो आपसे नहीं बनता है वो ज़रूर पूछें। और कोई टॉपिक यदि आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है तो आप ज़रूर बताएं हमें, उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पता है सीएलसी ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में कंटिन्यूसली आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो उसी तरीके से जब भी आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या लगती है तो आप ज़रूर पूछें, उसको हम पूर्ण रूप से सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।